नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की कुछ बुनियादी जरूरतें होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इन जरूरतों के साथ साथ इंसान को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए अच्छी शिक्षा, कौशल डेवलपमेंट और उचित रोजगार के साथ साथ स्थिर स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की भी आवश्यकता होती है। जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इन बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती, तो लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इससे लोगों के मन में अलगाव और उग्रवाद की भावना पैदा होती है। जैसे भारत के पूर्वी राज्य जो कई सालों से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में नक्सलवाद क्यों फैल रहा है। एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ उग्रवाद यानी कि नक्सलवाद कैसे चलेगा एक साथ। आइए सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नक्सलवाद का इतिहास और इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत का नक्सलाइट आंदोलन दुनिया के सबसे लंबे और सबसे हिंसक घरेलू विद्रोहों में से एक है। नक्सलवाद एक ऐसी अतिवादी विचारधारा है जो ये मानती है कि भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। नक्सलाइट वामपंथी अतिवादी समूह है जो भूमि मालिकों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए बने थे। इसे वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के कुछ क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में कैसे आए। नक्सलवाद की शुरुआत 1950 के दशक में भारत नेपाल सीमा के पास पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई। चीन के माओ के क्रांति से प्रेरित होकर चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे नेताओं ने भूमि पुनर्वितरण की मांग के साथ सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। 1967 में इसने एक कम्युनिस्ट किसान विद्रोह का रूप ले लिया और यही आंदोलन भारत में नक्सलवाद का बीज बन गया। शुरू में ये संघर्ष भूमि मालिकों के खिलाफ था, लेकिन बाद में ये सरकार विरोधी बन गया। नक्सलबाड़ी से शुरू हुई ये कहानी बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक फैलती गई। इन राज्यों में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। नक्सलवाद 3 प्रमुख चरणों में विकसित हुआ। पहला चरण 1960 से लेकर 1973 तक चला। इस समय नक्सलवाद पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था। किसान भूमि पर कब्जा करते थे और खुद को पुलिस और भूमि मालिकों से बचाने के लिए हथियारों का उपयोग करते थे। 1970 तक चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलाइट सीपीआई के तहत संगठित हुए और गुरिल्ला युद्ध तकनीकियों का उपयोग करने लगे। जुलाई 1972 में कोलकाता पुलिस ने चारू मजूमदार को गिरफ्तार किया और कुछ हफ्तों के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस और राज्य अर्धसैनिक बलों की बढ़ती उपस्थिति के चलते नक्सलाइट नेताओं को पकड़ा जाने लगा और 1970 तक उनके सभी पावर सेंटर्स को खत्म कर दिया गया। इस टाइम पीरियड के दौरान सरकार ने नक्सलाइट की जड़ समस्याओं का समाधान करने की बजाय काउंटर अटैक पर जोर दिया। इसका कोई स्थायी समाधान न होने के कारण नक्सलवाद और भी हिंसक होता गया और स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बहाना बन गया। नक्सलवाद का दूसरा चरण 1970 से लेकर 1994 तक चला। इस दौरान यह आंदोलन 40 से ज्यादा छोटे छोटे समूहों में बंट गया, लेकिन धीरे धीरे यह समूह फिर से एकजुट होने लगे और इस चरण में यह आंदोलन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के दक्षिणी पूर्वी राज्यों में फैल गया। इस चरण में नक्सलवादियों ने जमींदारों को किडनैप करके उन्हें गांव वालों के सामने माफी मांगने और जबरन ली गई रिश्वत को वापस करने पर मजबूर किया। इस दौरान काउंटर अटैक और ऑपरेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए, जिससे हिंसा और भी बढ़ती गई। नक्सलवादी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद हिंसा कम नहीं हुई। इस चरण में सरकार ने बलपूर्वक नक्सलियों को दबाने के लिए ऑपरेशंस को और तेज किया। इससे हिंसा के मामले काफी कम हुए और लगभग 9000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद कुछ नक्सलवादी राजनीतिक पार्टियों से भी प्रतिबंध हटा लिए गए और इसके तहत दूसरा चरण समाप्त हुआ। लेकिन नक्सलवाद अभी खत्म नहीं हुआ था। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण 2004 से 2015 तक चला। 2005 से 2011 तक हिंसा अपने चरम पर थी। इस दौरान हिंसा इसलिए बढ़ी क्योंकि 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2000 की शुरुआत तक विभाजित नक्सली समूह जैसे कि पीपुल्स वार, पार्टी यूनिटी और माओवादी कम्युनिटी सेंटर ने एक संयुक्त मोर्चा
पीपुल वॉर ग्रुप स्थापित कर लिया। इसके बाद 2005 तक नक्सलियों के हमले इतने बढ़ते गए कि 2006 और 7 में ये आंदोलन इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैल गया कि इसने जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में चल रहे विद्रोह को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी चरम स्थिति के दौरान नक्सली देश के लगभग 200 से अधिक जिलों पर हावी हो गए। सन 2000 के दशक के अंत तक उनका भौगोलिक प्रभाव और वित्तीय स्थिति लगभग 1500 करोड़ तक पहुंच गई। 2010 तक नक्सली भारत के 9 राज्यों में सक्रिय थे, जिसमें से 7 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र उनके मजबूत ठिकाने थे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे नक्सल आंदोलन का जन्म हुआ और कैसे ये धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों तक फैलता गया। अब हम उन मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो मुख्य रूप से देश के एक विशेष हिस्से में इस हिंसा को जन्म देते हैं। पहला बड़ा कारण है आदिवासी जनसंख्या का सरकार के साथ असंतोष। यह असंतोष कई कारणों से होता है। आदिवासी लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन 1980 के दौरान वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार इन जंगलों पर उनके अधिकार छीन लिए गए। अब वे किसी भी पेड़ की छाल का टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा इन क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियां जैसे कि चारागाह, जल निकासी क्षेत्र और गांव के तालाब स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन राज्यों के कुछ हिस्सों में बढ़ता हुआ औद्योगिक कंस्ट्रक्शन इन संसाधनों को खत्म कर रहा है। इन मुद्दों को लेकर सरकार के रिएक्शंस अक्सर कमजोर होते हैं। जब इन समस्याओं को समय पर हल नहीं किया जाता तो ये स्थानीय लोगों में असंतोष का कारण बनता है और यहीं से हिंसक मानसिकता की शुरुआत होती है। उड़ीसा और झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की भरमार है, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि सरकार की विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य गतिविधियों के कारण आदिवासी लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसे में उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करना पड़ता है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न तो उनके पास कोई आय का स्रोत होता है, न ही रहने के लिए कोई स्थायी जगह। माओवादी लोग ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं और अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। माओवादी समूह इन लोगों को हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देते हैं। इस वजह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल एजुकेशन, अवेयरनेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। कई सारे रिसर्च बताते हैं कि इन सभी मापदंडों पर रेड कॉरिडोर यानी कि नक्सल प्रभावित एरिया बाकी भारत के मुकाबले बहुत खराब प्रदर्शन करता है। इन सुविधाओं की कमी इन क्षेत्रों में अन्य विकास परियोजनाओं को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से नक्सलवादी अपने मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों का सहारा लेते हैं। अगर इस क्षेत्र में उग्रवाद से लड़ना है तो सरकार को ऐसी कठोर नीतियां अपनानी होगी जो देश में समान विकास सुनिश्चित कर सके। तो कुल मिलाकर अपना निष्कर्ष ये निकलता है कि आज इन्हीं मापदंडों पर काम करते हुए केंद्र और प्रभावित राज्यों के संयुक्त प्रयासों ने नक्सली हिंसा को काफी हद तक कम कर दिया है। इसके चलते उन्होंने न केवल विद्रोही संगठन के कई महत्वपूर्ण नेताओं को खत्म किया, बल्कि 50 साल से अधिक समय से चलते आ रहे हिंसक आंदोलन को आज मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ पहाड़ी जिलों तक सीमित कर दिया है। लेकिन हाल के वर्षों में इस समस्या में काफी कमी आई है। 2010 में नक्सलियों का जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस 10 राज्यों के 96 जिलों में फैला हुआ था, लेकिन सितंबर 2021 की होम मिनिस्ट्री की मीटिंग के अनुसार अब ये सिर्फ 41 जिलों तक ही सीमित रह गया है। ये सरकार की बेहतर नीतियों और सख्त सुरक्षा उपायों का परिणाम है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा में कमी को देखते हुए केंद्र ने 90 में से 20 और 11 में से 1 राज्यों को सुरक्षा से संबंधित खर्च के तहत दी जाने वाली केंद्र से फंडिंग भी कम कर दी है। इससे स्पष्ट होता है कि नक्सलवादियों का प्रभाव अब काफी कम हो चुका है। पिछले 1 दशक में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में काफी कमी आई है। 2009 में जहां लगभग 2258 घटनाएं दर्ज की गई थी, वहीं अगस्त 2021 तक ये संख्या घटकर केवल 349 रह गई। इसी दौरान मौतों की संख्या 908 से घटकर 110 हो गई। हालांकि इन सब के बावजूद नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सरकार ने कुछ नए संभावित क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां पर नक्सलवाद का उभरना संभव है, लेकिन इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह असंतोष उन क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण उत्पन्न हुआ
जो स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी वहां पहुंच नहीं सका। इसलिए इन क्षेत्रों में तेजी से विकास सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अगर इन क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं को समय रहते हल कर लिया जाता है तो इस उग्रवाद को भी रोका जा सकता है। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर विकास नहीं होगा तो उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और उग्रवाद के कारण विकास के अवसर कम हो जाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे जरूरी है देश में इक्वल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार नक्सलवाद को खत्म करने में और कितना समय लग सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।